Hello everyone. I am back again with my classes on Adesh Sir's virtual classroom on Rish Pushed YouTube channel. We had a slight problem today. The class is a bit delayed, and there is a problem of scheduling also. I know that your school online classes have started, and even I am requested to take some of the classes there. But because of my commitment with the channel, there is a little bit of clash. We will try to resolve it by today only. आपको हम प्रॉपर शेड्यूल बता देंगे स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस और मेरी यूट्यूब क्लासेस का कोई क्लैश ना हो इसके बारे में इंटीमेट कर देंगे। बट आज मैं जो क्लास ले रहा हूँ, यदि आप लाइव हैं तो वेल एंड गुड, आई एम थैंकफुल टू यू। अदरवाइज आई विल शेयर द लिंक इन द ग्रुप्स ताकि आप बाद में इस क्लास को देख सकें और चल सकें। मैं चाहूंगा कि आप हमारे रिश्त पुष्ट चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपनी लाइव क्वेरीज को पूछ पाएं। इवन इफ यू फाइंड एनी क्वेरी आफ्टरवर्ड्स, so you can simply WhatsApp me that query. I will try to answer it as far as I can. हमारे साथ बड़े सारे को-टीचर्स की टीम भी है जो आपकी हेल्प करेगी। तो इसी मेरी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मैं रेगुलरली रोज क्लास नहीं ले पाता। फिर भी जितनी क्लासेस मैं ले रहा हूँ, they are sufficient to give you a fair enough idea of the topic which we are discussing. फिर अगर आपको कोई प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए, आपकी कोई क्वेरीज हैं, आप मेरे से या हमारे जितने भी टीम में टीचर्स हैं उनसे आप अपनी क्वेरीज को क्लैरिफाई करा सकते हैं। आप साथ साथ पढ़ते रहें, ये डिफिकल्ट टाइम है, लॉकडाउन का पीरियड है, जब स्कूल्स बंद हैं, ट्यूशन क्लासेस भी बंद हैं, तो आपको वर्चुअल क्लास ही अटेंड करनी पड़ेगी और वहीं से आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा। एनीवे, टू कट इट शॉर्ट, मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताया था। थोड़ा सा रिवाइज करें तो मैंने आपको ये बताया था दैट देयर इज ए ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। ट्रेडिशनल अप्रोच ये ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है? इट सेज दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं और उनमें से पहला अकाउंट मैंने आपको बताया था, इट इज कॉल्ड एज रियल अकाउंट। दूसरा अकाउंट मैंने आपको बताया था, इट इज पर्सनल अकाउंट। तीसरी टाइप का अकाउंट जो मैंने आपको बताया था, इट इज नॉमिनल अकाउंट। याद आया आपको that there are three variety of accounts? Somebody asks you कि कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? You will always say that there are three types of accounts. They are real accounts, personal accounts and nominal accounts. Real accounts में हम सारे assets को include करते हैं, जिसमें हम debtors को include नहीं करते। Personal accounts में हम individuals को include करते हैं। इंडिविजुअल्स को हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं। उसके बाद हम इसमें इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूड करते हैं। इंस्टीट्यूशंस को हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं। और इसके अलावा कुछ और अकाउंट्स इंक्लूड किए जाते हैं जिनमें कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लगा हो। प्रीफिक्स का मतलब होता है कि उसके नाम के आगे कुछ लगाया होता है। जैसे मैंने लिखा सैलरी, जैसे मैंने लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो था प्रीफिक्स। तो ये पेड रेंट, तो ये भी एक टाइप का प्रीफिक्स है। तो ये अकाउंट्स भी क्या है? दे आर आल्सो पर्सनल। ऐसे ही सफिक्स लग सकते हैं, नाम के पीछे कुछ लगा सकते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू, मैंने ड्यू वर्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल के पीछे लगा दिया, तो भी ये क्या बन जाएगा? ये भी पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। उसको रिप्रेजेंटेटिव हो इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस और प्रीफिक्स एंड सब।
प्रीफिक्स एंड सफिक्स। इस इंडिविजुअल्स के अकाउंट्स को क्या बोलेंगे? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। इंस्टीट्यूशंस के अकाउंट्स को क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और प्रीफिक्स और सफिक्स वाले अकाउंट्स को क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट सारे होते हैं। तो आपने ये बातें याद रखनी। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि कई बार कुछ एक्सपेंसेस और इनकम्स होते हैं। अगर हम एक्सपेंसेस और इनकम्स को अकाउंट्स में लिखें तो उन्हें फिर क्या कहा जाएगा? दे विल बी कॉल्ड एज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स जो होते हैं वो एक्सपेंसेस और इनकम्स से रिलेटेड होते हैं। तो जितनी भी चीजें होती हैं जैसे सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, स्टेशनरी, किसी किस्म की कोई फीस है, जैसे वकील को आप फीस दे रहे हैं तो उसे हम लीगल फीस कहते हैं। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को कोई पेमेंट कर रहे हैं तो हम उसे ऑडिट फीस कहते हैं। इतनी तरह के डिस्काउंट्स, ऑफर्स जो भी हम कस्टमर्स को देते हैं, फ्री होम डिलीवरी, व्हाटएवर, ये सब भी क्या है? दे आर ऑल एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन भी एक टाइप का एक्सपेंस है। अगर आप किसी को इंटरेस्ट देते हैं तो आपका एक्सपेंस है, इंटरेस्ट लेते हैं तो इनकम बन जाती है। रेंट पे करते हैं तो एक्सपेंस है, रेंट रिसीव करते हैं तो इनकम बन जाती है। ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स दे आर नॉमिनल अकाउंट। तो मोटा मोटा आपको ये क्लासिफिकेशन क्लियर होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट रियल है, कौन सा अकाउंट पर्सनल है, कौन सा नॉमिनल है। ये मैंने बोर्ड पर दोबारा से लिख दिया है। पिछली क्लास के अंदर मैं भी मैंने बताया था। आप चाहें तो मेरा प्रीवियस लेक्चर एक बार दोबारा से अटेंड कर लें। यूट्यूब पर रिस्ट पुश चैनल की प्लेलिस्ट में आपको आदेश सर्स वर्चुअल क्लासरूम दिख जाएगा। यूट्यूब चैनल खोलिए, रिस्ट पुश चैनल खोलिए, आप खोल करके उसमें आप एंटर कीजिए, आइकन पे क्लिक कीजिए तो आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी। उस प्लेलिस्ट में आपको आदेश सर्स वर्चुअल क्लासरूम दिखेगा जिसमें मेरे आज तक के सारे लेक्चर्स सीक्वेंस में लाइन वाइज लिखे हुए पढ़े हुए आपको दिख जाएंगे। उसमें आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को देख करके वो लेक्चर खोलें तो आपको सारे रूल्स का एक बार दोबारा से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। उस क्लास को आप अटेंड कीजिए तो आपको हमारी आज की क्लास को समझने में आसानी होगी। आज मैं आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं जिनके अंदर मतलब जो ये चैप्टर था इसके अंदर जो भी मैंने आपको पढ़ाया अभी तक ये एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा ये मैं आपको बताऊंगा। और लेटर ऑन फिर मैं ये भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि इस चीज को आप अपने दूसरे चैप्टर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट द टेक्निकल टीम टू पुट मी ऑन माई लैपटॉप। मेरी स्क्रीन शेयर कीजिए प्लीज। तो बेटा कंप्यूटर की स्क्रीन अब नजर आ रही होगी। मेरा डेस्कटॉप आपको दिख रहा होगा। आज मैं पावर नहीं दिखा रहा। मैं एक सिंपल एमएस वर्ड के थ्रू आपको डेमो दे रहा हूं। मैं कोई क्वेश्चन टाइप करूंगा, साथ में टाइम दूंगा ताकि आप उसे देख पाएं के मुताबिक फिर हम क्वेश्चंस करेंगे वैसे हम क्लास में करते हैं। इस तरीके से हम करने की कोशिश करेंगे। फॉन्ट बढ़ा देता हूं ताकि आप देखिए मैं क्या लिख रहा। तो मैं क्वेश्चन टाइप करके देखिए। मेरा क्वेश्चन है क्लासीफाई। मैं चाहूंगा कि आप स्मार्ट टीवी से कनेक्ट आपको सारा क्या बड़ा क्लियर दिखे, आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स into real personal and nominal। तो पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन 1 मार्क का एग्जाम में फॉर्म में आ सकता है जहां पर आपको किसी अकाउंट का नाम दिया और वो ये कहें कि इस अकाउंट को रियल और नॉमिनल क्लासिफाई बताओ कि ये अकाउंट कौन सा रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है कि नहीं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं
इंटरेस्ट इंटरेस्ट आपने बताना है कि इंटरेस्ट रियल है नॉमिनल है, आप नॉमिनल है, आप अपनी लिखते जाइए साथ आंसर भी लिखते जाइए। मैं अभी 5 मिनट बाद आपको इसका आंसर भी दूंगा। तीसरी चीज मैं लिख रहा हूँ एक्रूड इंटरेस्ट। तीसरी चीज मेरे पास है लोन अकाउंट। चौथी चीज मैं लिख रहा हूं लैंड एंड बिल्डिंग। आप देखिए मैंने एक चीज लिखी है परचेजेस। परचेजेस इसके बाद हमारे पास है डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउड में लिख देता हूं, ऐसा डिस्काउंट रिसीव्ड भी हो सकता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी के अलावा हम मोटर व्हीकल्स एक अकाउंट लिख रहे हैं। मैंने अपने स्कूल का नाम लिखा है डीएवी। एक मिनट देखिए मैं यहाँ नीचे ला रहा हूं। मैंने स्कूल का नाम लिखा है डीएवी इंटरनेशनल स्कूल। मान लीजिए मैं एक और आइटम लिखता हूं रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। सपोजिंग एक आइटम है एक मैं बंदे का नाम लिख रहा हूं श्याम। श्याम हमारा कोई सप्लायर है मान लेते हैं। इसके अलावा एक मैं लिख रहा हूं फ्री होल्ड प्रेमिसेस। सेल्स मैं लिख रहा हूं सेल्स। और सेल्स के अलावा आप जैसे एक मैं इंटेंजिबल एसेट लिख देता हूं गुडविल। गुडविल एक ना दिखाई देने वाला एसेट होता है, तो मैंने नाम लिख दिया है। और लास्ट में मैं आपको एक और चीज लिख कर देता हूँ। मैं आपको एक बैड डेब्ट्स लिख देता हूँ BAD बैड DEBT। अब आपने अपने दिमाग से जो भी आपने लेक्चर अटेंड किया है उसके मुताबिक ये सोचना है कि जो ये चीजें हैं ये क्या है, किस टाइप के अकाउंट्स हैं, क्या ये रियल हैं, क्या ये पर्सनल हैं, क्या ये नॉमिनल हैं। तो मेरा स्पेसिंग का गड़बड़ हो गया है, ये ऐसे ही आ रहा है, कोई बात नहीं, आपसे पढ़ा तो जा ही रहा होगा। आप इसे देखिए मैं जरा सा इसको नीचे से कट रहा है तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। लास्ट वाला नहीं आ रहा है, इसके लास्ट वाला बैड डेट्स है। एक थोड़ा सा फोन छोटा कर दें तो काम चल जाएगा, आ जाएगा। आप देखिए भी नहीं आ रहा है। आई थिंक एक आध को छोड़कर बाकी सब तो आ ही गए। पहली आइटम है इंटरेस्ट, दूसरी एक्रूड रेंट, तीसरी लोन अकाउंट, फिर लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बाद परचेजेस, डिस्काउंट अलाउड,
आउटस्टैंडिंग सैलरी, मोटर व्हीकल, डीएवी इंटरनेशनल स्कूल, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, शाम, फ्री होल्ड प्रेमिसेस, सेल्स, गुडविल और बैड डेट। ये सब चीजें मैंने लिखी हैं। आप की स्क्रीन पे अगर नहीं आ रही तो मैं थोड़ा सा ऊपर करके आपको दिखा रहा हूँ, आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और इसके अलावा जो मेन बात है वो ये है कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। आपने इनको रियल, पर्सनल और नॉमिनल में क्लासिफाई करके मुझे बताना है कि कौन सा अकाउंट रियल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, कौन सा नॉमिनल है। तो मैं इसका आंसर देना शुरू करता हूँ, आप सुने उसको, आप अपनी कॉपी में उसको साथ साथ नोट भी करते जाएं। तो जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट एक इनकम या एक्सपेंस होता है। अगर आप इंटरेस्ट किसी को पे करते हैं तो फिर वो आपका एक्सपेंस है, अगर आप रिसीव करते हैं तो आपकी इनकम है। तो इंटरेस्ट इज ए नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट क्या है? नॉमिनल अकाउंट। लेकिन जब मैं इंटरेस्ट के आगे एक वर्ड लगा देता हूं एक्रूड, तो फिर ये क्या बन जाएगा? इट विल बिकम ए पर्सनल अकाउंट। और कौन सा पर्सनल अकाउंट? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सिमिलरली जब हम बात करते हैं लोन अकाउंट, तो लोन अकाउंट बेसिकली एक टाइप का लोन होता है जो कि हमने किसी से लिया होता है, किसी बंदे से लिया होता है या किसी इंस्टीट्यूशन से लिया होता है। तो लोन अकाउंट जो है उसे पर्सनल अकाउंट माना जाता है। लोन अकाउंट बेसिकली काइंड ऑफ लायबिलिटी होती है जिसको क्रेडिटर के जैसा माना जा सकता है। इस वजह से लोन अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग एक बहुत बड़ा रियल एसेट है, सबसे बड़ा रियल एसेट है, इस वजह से इसको रियल एस्टेट भी कहते हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग इज ए रियल अकाउंट, एक रियल चीज। फिर बारी आती है परचेजेस। परचेजेस पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रहता है। कई लोग परचेजेस को स्टॉक से कनेक्ट करते हैं, और जब वो उसको स्टॉक से कनेक्ट करते हैं तो वो उसको रियल अकाउंट मानते हैं। और कई बार कई फर्म्स परचेजेस जो हैं वो सारी की सारी क्रेडिट पे ही करती हैं, तो वो लोग उसको पर्सनल अकाउंट भी मानते हैं। आप किसी भी तरीके से चलें, आप अपनी एंट्रीज आराम से कर सकते हैं। एग्जाम में भी आप कोई भी आंसर लिखें वो ठीक हो जाता है। फॉर द टाइम बीइंग आप परचेजेस को अगर स्टॉक माने तो आप इसे एज ए रियल अकाउंट ट्रीट कर सकते हैं। डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट भी एक टाइप का एक्सपेंस है जो हम लोग अपने कस्टमर्स को देते हैं। डिस्काउंट अलाउड इज कंसीडर्ड एज ए नॉमिनल अकाउंट। फिर हमारे पास एक आउटस्टैंडिंग सैलरी है। सैलरी एक टाइप का नॉमिनल अकाउंट होता है, लेकिन क्योंकि इसके आगे प्रीफिक्स लग गया आउटस्टैंडिंग, तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी जो होगी इसे आपको क्या मानना पड़ेगा? इसको आपको पर्सनल अकाउंट मानना पड़ेगा। इस रूल पर बड़े सारे बच्चों को कंफ्यूजन है। मुझे बाद में फोन भी आए थे, कुछ मैसेजेस भी आए कि पर्सनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बट आपको ध्यान रखना है कि सैलरी एक टाइप का नॉमिनल अकाउंट होता है, और अगर सैलरी के आगे कोई प्रीफिक्स लग जाए तो इट बिकम्स ए पर्सनल अकाउंट। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी इज ए पर्सनल अकाउंट, इट इज ए रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। मोटर व्हीकल भी रियल एसेट्स होते हैं, इस वजह से मोटर व्हीकल को भी हम क्या मानेंगे? वी विल कंसीडर इट एज ए रियल अकाउंट। डीएवी इंटरनेशनल स्कूल एक इंस्टीट्यूशन का नाम है। अब क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूशन का नाम है, इसलिए दिस इंस्टीट्यूशन विल बी रिगार्डेड एज ए पर्सनल अकाउंट। 10th में लिखा है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। आपने एडवांस में रेंट रिसीव किया है। फिर से मैं बताऊं आपको कि रेंट जो है वो तो एक नॉमिनल अकाउंट होता है। अगर अकेला रेंट बोले तो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, बट व्हेन आई से रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, बेसिकली इट मींस दैट देयर इज ए सफिक्स व्हिच इज अटैच्ड आफ्टर रेंट। तो ये क्या बन जाएगा? ये एक पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। शाम एक पर्सन का नाम है, ये पक्का पर्सनल अकाउंट है। एक वर्ड मैंने यूज किया फ्री होल्ड प्रेमिसेस। प्रेमिसेस भी अगर आपको पता हो तो प्रेमिसेस भी ना बिल्डिंग को ही कहा जाता है। तो फ्री होल्ड प्रेमिसेस भी एक टाइप की बिल्डिंग ही है।
और इस बिल्डिंग को हम रियल अकाउंट ही मानेंगे। तो फ्री होल्ड प्रेमिसेस इज अनदर नेम गिवन टू बिल्डिंग एंड इट इज ट्रीटेड एज ए रियल अकाउंट। फिर से सेल पर आ जाए, तो सेल के साथ फिर वही प्रॉब्लम है कि सेल को क्या माना जाए। कई बुक में कुछ लिखा होता है, किसी में कुछ लिखा होता है। यदि हम सेल को स्टॉक के साथ कनेक्ट करें तो ये एक टाइप का रियल अकाउंट माना जा सकता है। बहुत सारे लोग इसको इनकम से कनेक्ट करते हैं तो इसको नॉमिनल भी बोलते हैं। तो आप कोई भी आंसर लिखें, सारे आंसर ठीक होंगे। और इसके अलावा आप जब अपनी एंट्रीज भी करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं फिलहाल सेल को मतलब इसको मैं फिलहाल स्टॉक से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो स्टॉक से कनेक्ट मान करके मैं इसको एज रियल अकाउंट एज्यूम कर सकता हूँ। आप चाहें तो रेवेन्यू से कनेक्ट करके इसको अपना इनकम भी बना सकते हैं और उसको नॉमिनल भी कह सकते हैं। गुडविल, गुडविल की जहां तक बात है, गुडविल एक एसेट होता है जो नजर नहीं आता है। एज सच गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। लेकिन एसेट चाहे टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, उसको हम लोग मोस्टली रियल अकाउंट में ही इंक्लूड करते हैं। गुडविल को आप क्या मानेंगे, इसको आप रियल अकाउंट ही मानेंगे। इसके अलावा हमारे पास कुछ बैड डेट्स, बैड डेट्स मैंने बताया था उस पैसे को कहा जाता है जो आपका पैसा डूब जाता है, जो पैसा मारा जाता है। बैड डेट्स काइंड ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं और एक्सपेंसेस होने की वजह से हम इनको अपना नॉमिनल अकाउंट ही माने। तो इस तरीके से आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कौन से अकाउंट को रियल माना जा सकता है, कौन से अकाउंट को पर्सनल माना जा सकता है, कौन से अकाउंट को नॉमिनल माना जाता है। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। आप अगर रिकॉल करें तो पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको एक मॉडर्न अप्रोच भी बताई। उस मॉडर्न अप्रोच में मैंने आपको 5 तरह के अकाउंट्स बताए थे, अगर आपको याद हो तो। इन दी मॉडर्न अप्रोच में मैंने आपको 5 तरह के अकाउंट्स बताए, 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो मैं एक बार उनको दोबारा से आपको बनाकर दिखाऊं। तो मैंने ऐसे करके एक टी शेप अकाउंट बनाना आपको बताया था कि इस तरीके से अकाउंट बनाया जाता है। और इस तरीके के जो अकाउंट्स होते हैं वो मतलब 5 टाइप के अकाउंट्स होते हैं। 5 टाइप के अकाउंट्स होते हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने बोर्ड पर 5 ड्रॉ कर दिए हैं, शीट स्क्रीन पे 5 ड्रॉ कर दिए हैं, आपको दिख रहे होंगे 1 2 3 4 एंड 5। पहली टाइप के अकाउंट का मैंने नाम आपको बताया था, उसको हम एसेट्स कहते हैं। फर्स्ट टाइप के अकाउंट्स होते हैं। मैं इनको एक फ्रेश पेज पे ले जाता हूँ कि आपको क्लियर दिखे। सबसे पहली टाइप के अकाउंट्स होते हैं दे आर एसेट्स। जो एसेट्स होते हैं उनको एक रूल के थ्रू बनाया जाता है। ये इनकी डेबिट साइड है, इनके अंदर ना हम यहाँ पर प्लस करते हैं और यहाँ पर हम एक माइनस लगाते हैं। तो ये मैंने रूल लिखा है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ये रूल है। ये एसेट जो हैं दे ऑलवेज इंक्रीज, ये मैंने रूल बनाया है, देखिए आप। ये एसेट जो हैं दे ऑलवेज इंक्रीज ऑन द लेफ्ट साइड एंड डिक्रीज ऑन द राइट साइड। ये जो लेफ्ट वाली साइड है जहां मैं कर्सर घुमा रहा हूं, इसको डेबिट साइड कहते हैं और ये जो राइट साइड है इसको हम क्रेडिट साइड कहते हैं। तो ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है और एसेट्स डेबिट में इंक्रीज होते हैं और क्रेडिट में डिक्रीज होते हैं। एसेट्स के बाद जो दूसरी टाइप के अकाउंट्स होते हैं उनको लायबिलिटीज कहा जाता है। लायबिलिटीज जो बनाई जाती हैं वो बिल्कुल एंटायरली उल्टे रूल से बनाई जाती है। उनकी डेबिट साइड पर हम माइनस करते हैं और उनकी क्रेडिट साइड पर हम प्लस करते हैं।
तो आप देखेंगे तो लायबिलिटीज का रूल भी आपको दिखेगा। ये मैंने लायबिलिटीज बनाई है, आप देखिए उनको, आपको दिख रहा होगा। मैं लायबिलिटीज को और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आप, ताकि आपको ठीक तरह से नजर आए कि लायबिलिटीज कैसे दिखती है। तो आपने एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए दो रूल्स फॉलो करने, मैं इन्हीं में ही चेंजेस करके आपको दिखा देता हूँ। तो एसेट्स का और लायबिलिटीज का बेसिक रूल ये है, ये आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे। कोई भी अकाउंट बनाएं, अगर वो एसेट का अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट साइड पर इंक्रीज करेगा और क्रेडिट साइड पर डिक्रीज करेगा। और लाइकवाइज अगर आप किसी लायबिलिटी का अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट साइड पर डिक्रीज करेगा, क्रेडिट साइड पर। ये इसका बनाने का बेसिक तरीका है। जैसा अकाउंट एसेट्स का है, बिल्कुल सेम ऐसा ही अकाउंट एक्सपेंसेस का भी होता है, और जैसा अकाउंट लायबिलिटीज का है वैसा ही सेम अकाउंट इनकम्स का भी होता है। इनकम्स को हम चाहें तो रेवेन्यू कह सकते हैं। इनकम या रेवेन्यू का भी वही रूल है जो लायबिलिटी का रूल था, और एक्सपेंसेस का भी वही रूल है जो कि एसेट्स का रूल। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि जो इनकम और रेवेन्यू है, इनके जैसा ही रूल एक कैपिटल का भी होता है। कैपिटल का रूल भी सेम है। तो आपने इन रूल्स को दोबारा से एक बार याद कर लेना। मैंने पिछली क्लास में बोर्ड पर बनाकर दिखाए थे, आप चाहें तो मेरी पिछली क्लास को व्यू कर लीजिए, आपको ये रूल सारा का सारा क्लियर होगा। अब इस रूल के बारे में अगर एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन आए तो फिर वो क्वेश्चन कैसा आएगा, ये बात आपने समझनी। तो एक तो क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी साइड पे इंक्रीज या डिक्रीज को रिकॉर्ड किया जाएगा, ऐसा वो आपसे पूछते हैं। पहला एक क्वेश्चन हम ये करके देखते हैं। मेरा क्वेश्चन है ऑन विच साइड डिक्रीज। दोबारा से इसको टाइप करता हूं, थोड़ा सा आपको मिस हो गया होगा। ऑन विच साइड द डिक्रीज in the following accounts will be recorded। तो आपको नीचे किसी अकाउंट का नाम दिया हो और आपको ये बताना है कि इन अकाउंट्स में अगर कोई डिक्रीज होगा तो उस डिक्रीज को आप कौन सी साइड पर रिकॉर्ड करें। तो मैं फिर से 4-5 नाम लिख रहा हूं। पहला नाम मैं लिख रहा हूं फर्नीचर अकाउंट। दूसरा नाम तीसरा नाम मैं लिख रहा हूं शाम। शाम को मैं अपना डेटर बना लेता हूं, DEBTOR, डेटर। और फिर मैं एक और नाम लिख लेता हूं। सपोज करो मैंने नाम लिखा, मैंने नाम लिखा प्रीति, और प्रीति को मैं अपना क्रेडिटर बना लेता हूं। और फिर उसके अलावा मैं एक नाम और लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं सिंपली एक और बंदे का नाम लिख लेता हूं। मैं लिखता हूं अमन, लेकिन इसके साथ ब्रैकेट में मैं ओनर लिख देता हूं। तो 3 नाम मैंने लिखे हैं, एक डेटर, एक क्रेडिटर और एक ओनर। इसके अलावा सपोज करो मैं एक इंटरेस्ट रिसीव लिख लेता हूं। और बहुत है मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि इन अकाउंट्स में क्या हुआ है, अब के अंदर डिक्रीज हुआ है और हमने वो डिक्रीज
कहाँ रिकॉर्ड करना है, साइड बतानी, डेबिट में डिक्रीज रिकॉर्ड होगा कि क्रेडिट में डिक्रीज रिकॉर्ड। और ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए आपको मॉडर्न अप्रोच को समझना पड़ेगा। जो मॉडर्न अप्रोच है उसके मुताबिक, जैसा मैंने बताया, 5 तरह के अकाउंट्स होते हैं। तो ये सारे अकाउंट्स भी उन पांचों में से कोई ना कोई होंगे। आपने 2 मिनट आंखें बंद करके ये सोचना है कि ये अकाउंट कौन सी वैरायटी का अकाउंट है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले लिखा फर्नीचर अकाउंट, तो आपने सोचना है फर्नीचर अकाउंट मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कौन सी टाइप का अकाउंट है। क्या फर्नीचर एसेट है, क्या फर्नीचर कैपिटल है, क्या फर्नीचर इनकम है, क्या फर्नीचर एक्सपेंस है, क्या फर्नीचर लायबिलिटी है। अब सोचिए फर्नीचर क्या होता है। तो ये आंसर सबको पता होगा कि फर्नीचर एक एसेट होता है। अब आप एसेट का रूल देखें। एसेट का रूल अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था, परसों मैंने बोर्ड पर भी बनाया था। आप उस रूल को देखेंगे तो आपको ये बड़ा क्लियरली दिखेगा कि एसेट्स का जहां भी हमने अकाउंट बनाया था, हमने लेफ्ट साइड पर प्लस लिखा था, राइट साइड पर माइनस। माइनस कौन सी साइड पे लिखा था? राइट वाली साइड पे। और राइट वाली साइड को क्या बोलते हैं? राइट वाली साइड को क्रेडिट क्या, राइट वाली साइड को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज क्रेडिट। तो इसका आंसर क्या होगा? डिक्रीज इन फर्नीचर अकाउंट, ये कौन सी साइड पर रिकॉर्ड हुआ? विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। बात समझ। सिमिलरली बैंक अकाउंट, ये क्या होता है? क्या ये एसेट है, क्या ये लायबिलिटी है? तो बैंक अकाउंट भी एक एसेट है। बैंक में जब हमारा बैलेंस होता है तो वो हमारी एसेट होती है। तो बैंक अकाउंट एक एसेट है, और अगर इसमें इंक्रीज हो रहा, डिक्रीज हो रहा है, तो वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगा, क्योंकि एसेट्स क्रेडिट साइड पे डिक्रीज करते हैं। मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर एक नया वर्ड डाल देता हूँ, ओवरड्राफ्ट। अब ये क्या बन गया? ये बन गया बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मालूम है सबको क्या होता है? यदि आप बैंक से जितना पैसा आपने बैंक में जमा करवाया है उससे भी ज्यादा पैसा निकाल लेते हो। आपने मान लीजिए बैंक में 5,000 रुपए जमा करवाए हैं, लेकिन आप 6,000 बाहर निकाल लेते हो। तो निकालने से क्या होता है कि आपका बैंक बैलेंस जो होता है ना, वो माइनस में चला जाता है। ये बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी कुछ सिलेक्टेड कस्टमर्स को बैंक देती है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर आप बैंक से अपने जमा किए हुए पैसे से ज्यादा पैसा निकाल लेते हो तो आपका अकाउंट नेगेटिव हो जाता है, उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो जितना पैसा आपने ओवरड्रॉ किया होता है वो बाद में आपको बैंक में जमा भी करवाना पड़ता है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हुआ? क्या ये एसेट हुआ कि लायबिलिटी हुआ? बैंक ओवरड्राफ्ट एक टाइप की लायबिलिटी हो। अब लायबिलिटी हो गई तो रूल बदल जाएगा। अब आपको लायबिलिटी वाला रूल लगाना पड़ेगा। तो जब आप लायबिलिटी वाला रूल देखोगे तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से लायबिलिटीज जो होती हैं वो डेबिट साइड पर डिक्रीज करती हैं। इसलिए बैंक ओवर, अगर बैंक लिखा हुआ पेपर में आया तो आपका आंसर ये होगा कि इट इज सब्ट्रैक्टेड ऑन द क्रेडिट साइड। लेकिन अगर बैंक ओवरड्राफ्ट आया तो आपको लिखना पड़ेगा दैट दे डिक्रीज ऑन द डेबिट। सेम ही बात लोगों के नामों के साथ भी होती है। जैसे मैंने बोला श्याम, तो देखना पड़ेगा श्याम डेटर है कि क्रेडिटर है। अगर डेटर है तो एसेट है, एसेट है तो नेगेटिव साइड पे डिक्रीज होगा, क्रेडिट साइड पे डिक्रीज होगा। प्रीति अगर क्रेडिटर है तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी है तो डेबिट साइड पे डिक्रीज होगी। और अमन अगर ओनर है तो वो कैपिटल है। ओनर का जो पैसा बिजनेस में लगा होता है इट इज कॉल्ड एज कैपिटल। कैपिटल जो डिक्रीज होगी इट विल बी डिक्रीज्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो आपको ध्यान रखना है, डेटर्स का डिक्रीज कहां शो करेंगे? ऑन द डेबिट साइड, ऑन द क्रेडिट साइड। सॉरी, डेटर्स का डिक्रीज कहां शो करेंगे? ऑन द क्रेडिट साइड। लायबिलिटीज का डिक्रीज कहां शो करेंगे? क्रेडिटर्स का डिक्रीज कहां शो करेंगे? ऑन द डेबिट साइड। और जो कैपिटल का डिक्रीज है वो आप कहां शो करेंगे? इट इज आल्सो शोन ऑन द डेबिट साइड। अगर मेरे मुंह से कुछ पीछे स्लिप ऑफ टंग हो गया है तो आप एक बार रूल्स को दोबारा से देख लें, आपको पक्का आंसर मिल जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। थर्ड वाले शाम का आंसर है
क्रेडिट, प्रीति क्रेडिटर का आंसर है डेबिट और अमन ओनर का भी आंसर है डेबिट। और अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखा है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड एक टाइप की इनकम है। इनकम का रूल भी यही है कि वो डेबिट साइड पर डिक्रीज। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड का भी आपने यही लिखना है कि इट डिक्रीजेस ऑन द डेबिट। ठीक है बेटा। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं जहां पर वो हमसे पूछते हैं कि कौन सा अकाउंट रियल पर्सनल नॉमिनल है, या वो हमसे ये पूछते हैं कि कौन सा जो अकाउंट है वो डेबिट साइड पे डिक्रीज होगा या क्रेडिट साइड पे डिक्रीज होगा या कौन सी साइड पे डिक्रीज होगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू दी मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग इस तरीके का क्वेश्चन आता है और ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली हमें अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन आता है। इसके ऊपर हम और बात करेंगे अगले लेक्चर में। फिलहाल आप इसकी दोबारा से प्रैक्टिस करें, लेक्चर को दोबारा से सुने ताकि आपको क्लैरिटी हो कौन सी चीज को कैसे लिखा जाए। मैं टेक्निकल टीम को रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे बोर्ड पर लें। टेक्निकल टीम, कैन यू टेक मी ऑन द बोर्ड? हमारे कुछ थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो आप को मैंने ये बताया कि कैसे हमें अकाउंट्स को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करना होता है, और मैंने आपको ये भी बताया कि आपको कैसे ये समझ में आएगा कि अगर किसी चीज में कोई इंक्रीज है या डिक्रीज है या क्या है, तो उसे हम कैसे अपने अकाउंट्स में लिख सकते हैं। अकाउंट में कैसे किसी चीज को लिखा जाता है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आप मेरे दोनों लेक्चर्स को कॉम्प्लीमेंट्री मानिए। These two lectures are interrelated with each other. They cannot be studied in isolation. आप इन दोनों को सुनिए, दोनों को बारी बारी सुनिए, और सुनने के बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने की कोशिश कीजिए। मैं ये क्लासेस सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपका लॉजिक डेवलपमेंट बिल्कुल उसी तरीके से हो जैसे इन दी पास्ट स्टूडेंट्स ने किया है। अगर आप एस्पायर करते हैं कि इन द फ्यूचर आप अकाउंटिंग फील्ड में कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं, you want to become a chartered accountant, you want to become a financial analyst, you want to become a real good investor. So if you want to go into these kind of fields, you need to have a very sharp IQ as far as accounts is concerned. थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है कि हमें तेजी से अपने दिमाग में ये क्लैरिटी हो कि अकाउंट्स की नेचर क्या है, कौन सी साइड्स पर वो इंक्रीज होंगे, कौन सी साइड्स पर डिक्रीज होंगे। आपको टीचर्स की लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए। मेरे लेक्चर्स को सुनने के बाद आपको ये एबिलिटी मिलेगी दैट यू विल बी एबल टू डिस्टर्बेंस हो रही होगी। हम क्लासेस अपने घर से ले रहे हैं तो हमारी डोर बेल भी बीच में बज जाती है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट अभी फिलहाल मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियोस को देखते रहें, आप अपना फीडबैक मुझे देते रहें। आज की क्लास हमारी क्लैश हुई है स्कूल के शेड्यूल के साथ, तो मैं कोशिश करूंगा कि हम कोई ऐसा शेड्यूल सेट करें क्लासेस में क्लैश ना आए इन द फ्यूचर। क्लास का लिंक मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे स्कूल में नहीं है या मेरे साथ किसी ग्रुप के साथ अटैच नहीं है, तो मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए, मैं ग्रुप फॉरवर्ड कर दूंगा, मैं आपको लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा। और आप कोई क्लास मिस नहीं कीजिए, आप सारी क्लासेस को व्यू कीजिए। मैं तो चाहूंगा आप क्लासेस को बार बार देखें ताकि आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बने। तो आई एम कंक्लूडिंग ऑन दैट नोट। Goodbye for now, and I will see you in the next lecture. Till then, keep practicing, keep learning, stay safe, and stay indoors. Thank you so much.